नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने दो मैट्रिक्स का गुणन पढ़ा था कि क्या होता है, किस प्रकार हमने दो मैट्रिक्स लेकर उनका गुणन कर लिया था। एक एग्जांपल और हम करते हैं ताकि वो अच्छे से आपको याद हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। और इसके नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। चलिए, कल हम पढ़ रहे थे दो मैट्रिक्स का गुणन। मैट्रिक्स का गुणन एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, और करके बताना है कि आपको, जैसे a बराबर आपको दे दिया -1 5 2 और 0, और b बराबर दे दिया आपको 2 3 4 3 1 2। अब देखिए, गुणन के लिए मैंने शर्त बताई थी आपको कि जो पहला अवयव है उसके स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के समान होनी चाहिए। तो यहां पर देखो, इसकी कितने कोटि है, 2/2 का, और ये कितना है 2/3 का। तो यानी इसके अंदर स्तंभों और पंक्तियों की संख्या क्या है दोस्तों, समान है। पंक्तियों और स्तंभों की संख्या अगर समान होती है तो उन दो मैट्रिक्स का आप गुणन कर सकते हैं। और गुणन कैसे करना है, देखिए a b बराबर, अब देखो यहां पर सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से देखो। कुछ दोस्तों को प्रॉब्लम आ रही थी कि सर गुणा करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो देख लो अब -1 5, यानी ये जो पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति लेनी है और इसके अंदर पहला कॉलम, ध्यान से देखना, पहली पंक्ति पहला कॉलम। अब पहले इस एलिमेंट की इसके साथ गुणा करवा दी प्लस इसकी इसके साथ, तो कितना आपको एक एलिमेंट प्राप्त होगा। ऐसे ही प्रत्येक के साथ अब पहली पंक्ति दूसरा कॉलम करना है, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, और ऐसे ऐसे आपके एलिमेंट्स आते जाएंगे। और इन दो का गुणन करेंगे तो आपको जो मैट्रिक्स है वो किस कोटि की मिलेगी, इसके बारे में बात किया। तो इसकी जो कोटि है वो जो आपको प्राप्त होगी, तो ये जो पहली जो पंक्ति है, पंक्तियों की संख्या पहले के अंदर और दूसरे के अंदर स्तंभों की संख्या, यानी 2 × 3 की मैट्रिक्स आपको अभी यहाँ पर प्राप्त होने वाली है। तो देखो, गुणा करवाते हैं। पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो देखो -1 की 2 के साथ, तो -2 और 5 दिए 15, -2 + 15 कितना बच गया आपके पास 13। आगे देखो, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो यहां पर देखेंगे तो -1 की 3 के साथ, -1 की 3 के साथ आप कराओगे तो -3 + 5, -3 और +5 कितना बचा आपके पास 2। आगे हमने देखो -1 5 इसकी करानी है तीसरे स्तंभ के साथ, तो -1 4 यानी -4 हो गया। उसके बाद 5 2 10, 10 में से आपको 4 घटाने हैं, तो कितने बचेंगे, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6। दूसरा देखो 2 0, तो ये दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, 2 2 4 और ये हो गया 0, तो यहां पर 4। अब डायरेक्ट, क्योंकि ये तो सभी के साथ होगा तो 0 होगा, तो 2 3 6, 2 चौके 8, ये आपके पास आ गया दो मैट्रिक्स का गुणन। ठीक है, ऐसे आपको मैट्रिक्स का गुणन निकालना है। उसके बाद हमने बात की थी कि क्या जो दो मैट्रिक्स का गुणन है वो क्रम विनिमयता नियम की पालना करता है, तो नहीं, क्रम विनिमयता नियम की पालना नहीं करता। AB बराबर नोट BA होगा, लेकिन एक शर्त पड़ी थी, यदि आपके पास जो अवयव है विकीर्ण अवयव हो और समान कोटि के और वर्ग अवयव हो, तो उनका अगर आप गुणन कराएंगे तो AB बराबर आपको BA प्राप्त होगा। क्या होगा, फिर आपको AB बराबर BA प्राप्त होगा। और दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने साहचर्यता नियम की, एसोसिएटिव लॉ, उसी एक एग्जांपल से हमने प्रूव भी किया था। आज और बढ़ते हैं, जो प्रॉपर्टी आगे रहती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। इतना हमने कल की क्लास के अंदर पढ़ लिया था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी बंटनता की, नंबर 3 पर आती है बंटनता, डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी ऐसा हो A B + C, तो ये बंटनता नियम से क्या होगा, A का दोनों के साथ गुणन होगा, यानी A B। ये दोस्तों प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, प्रॉपर्टी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।
इसलिए मैं बार बार इनको थोड़ा बहुत रिपीट भी करवा रहा हूँ। यही वजह है क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन आएंगे तो फिर आप गलतियां न कर दो, इसलिए साथ के साथ इन्हें याद करते चलो। प्रॉपर्टीज बहुत सारी आएंगी। अभी जब हम इसका जो परिवर्त लेंगे, ट्रांस लेंगे, उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज आएंगी, वो आपको याद रखनी है क्योंकि हूबहू एग्जाम में आई हुई भी हैं और आती भी हैं, है ना। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें आप याद रखेंगे तो इतना हार्ड पेपर नहीं आएगा। मैट्रिक्स के अंदर इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बशर्ते आपको जो प्रॉपर्टीज में याद करवाऊं वो आप याद कर लेना, ठीक है। अब देखो AB प्लस का AC, ये हो गई पहली आपकी बंटनता के गुणधर्म से। दूसरा, अगर आपके पास ऐसा हो A प्लस B और C के साथ तो भी ऐसा ही होगा, क्या AC प्लस का BC, ये है बंटनता गुणधर्म से, बंटनता गुणधर्म, या इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हम कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए, गुणन जो संक्रिया है उसके लिए तस्मक आपको पता है क्या होता है। गुणन संक्रिया के लिए तस्मक 1 होता है और यहां पर मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का यानी मैट्रिक्स में आप ऐसे एलिमेंट से गुणा कराओ जिसमें कोई भी फर्क ना पड़े, वापस का वापस वही अवयव आ जाए, तो जो एलिमेंट है वही आपका क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, जो आपका मैट्रिक्स है जो आपने ऐसा लिया है वही मैट्रिक्स आपका तत्समक कहलाएगा। किसके लिए, मैट्रिक्स का। यानी चौथी प्रॉपर्टी है तत्समक का अस्तित्व, तत्समक का अस्तित्व, यानी I बराबर A आता है और I A बराबर A, तो ये I है ना, ये I, क्योंकि A यहां पर क्या है, अवयव है मैट्रिक्स, और I क्या होगा, इस जो A की कोटि है उसी कोटि का एक अंक आयु या तस्मक आयु होगा। जैसे तस्मक आयु किसे कहते हैं, I बराबर आपको पता होगा, यानी 2 कोटि का है तो 1 0 0 1, अगर 3 कोटि की बात करें तो I क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये है। यानी अब देखो इसकी गुणा इसके साथ करवाओगे तो वापिस वही आपको प्राप्त हो जाएगा, AI कराओगे और IA कराओ चाहे, वापिस आपको A ही प्राप्त होगा। तो ऐसे ही इसे तस्मक मैट्रिक्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो वैल्यू है 1 1 1 0 0 1 ऐसी वैल्यू होती है जिसमें विकिरण के अवयव 1 होते हैं, बाकी सारे 0 हैं। तो ये आपकी तस्मक वाली प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, देखना एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे मैं कह दूं कि कोई दो संख्या है, मान लीजिए A और B कोई दो संख्या है, मैट्रिक्स नहीं है, मैट्रिक्स तो कैपिटल A से इस तरह व्यक्त की जाती है। ये कोई दो संख्या है A और B, इनका रिजल्ट 0 आ रहा है, ठीक है, यानी दो आपके पास संख्याएं हैं और उनका रिजल्ट 0 आ रहा है। तो ऐसी मुझे आप कोई संख्या बता दो, कोई भी ऐसी संख्या बता दो जिसके दोनों को गुणा करवाएं तो उसका रिजल्ट 0 आ जाए। 0 नहीं होनी चाहिए, यानी A बराबर नोट 0 हो और B बराबर नोट 0, यानी 0 के अलावा A की ऐसी कोई भी, A और B की ऐसी कोई भी वैल्यू हो जिनसे इनका रिजल्ट 0 आ जाए। क्या कोई ऐसी पॉसिबल है, क्या ऐसी कोई पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि देखो ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जिससे इनका रिजल्ट 0 आ जाए। तो इसमें कोई ना कोई एक वैल्यू 0 होती है, A बराबर 0 हो या फिर B बराबर 0 हो, यानी कोई ना कोई वैल्यू इसके अंदर 0 होगी, तभी ये समीकरण को संतुष्ट करेगा। लेकिन मैट्रिक्स के लिए ऐसा नहीं है। जो मैट्रिक्स है अवयव के अंदर यदि दो अवयव अगर गुणा करा रहे हैं A और B का और वो 0 आ रहा है, AB बराबर 0 आ रहा है, तो ये जरूरी नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि A बराबर 0 हो, A बराबर 0 या B बराबर 0 हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ये 0 न है तो भी इन दो मैट्रिक्स का गुणन है वो शून्य हो सकता है। कैसे, एग्जाम्पल देखो, आपको एग्जाम्पल बताता हूं मैं। एग्जाम्पल दे दिया A बराबर आपको 0 -1 0 2 और दूसरा दे दिया आपको 3 5 0 0, ये दो आपको अवयव दे दिए। अब इनका गुणन करना है हमें। देखो AB हम निकालते हैं, AB अगर हम निकालेंगे तो देखो ध्यान से, पहली पंक्ति पहला कॉलम तो 0, देखो इसके साथ पहले के साथ कराएं 0, दूसरे का -1 के साथ कराएंगे तो भी 0, यानी पहला जो एलिमेंट है वो 0 आपको प्राप्त हो गया।
दूसरा देखो, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो ये भी 0, 0 का 5 से कराएंगे, -1 का 0 के साथ तो 0, 0 का 3 के साथ 0, 2 का 0 के साथ 0, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम वापिस वही 0, यानी ये आपको कौन सी मैट्रिक्स प्राप्त हो गई? शून्य मैट्रिक्स आ गई ना। देखो दोनों, मुझे आप बताओ कि क्या A बराबर 0 है? क्या A जो मैट्रिक्स है क्या वो शून्य मैट्रिक्स है? नहीं है ना, शून्य मैट्रिक्स नहीं है। और B है क्या? B भी नहीं है। लेकिन हमने इन दोनों का AB निकाला, AB दोनों का गुणन किया तो आपको शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। ये लाइन आपको याद रखनी है कि यह जरूरी नहीं है AB बराबर 0 हो, तो यह जरूरी नहीं है कि A बराबर 0 या B बराबर 0 हो। अगर न है तो भी 0 पॉसिबल है। और कैसे है ये आपको मैंने एग्जांपल से स्पष्ट कर दिया है ना। तो ऐसे पूछ सकता है, तो इसको लिख लो एक बार, शून्य मैट्रिक्स। ये स्टेटमेंट आपको लिखना है कि अगर AB बराबर 0 कोई संख्या है तो उसके अंदर ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि कोई दोनों 0 न हो तो भी रिजल्ट 0 आ जाए। इसके अंदर कम से कम एक वैल्यू 0 होना जरूरी है। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर ऐसा नहीं है, कोई 0 नहीं है फिर भी 0 बन सकता है। तो वो हमने एग्जांपल से कर दिया, लिख लो इसको। ठीक है, अब देखो, अब हम बढ़ेंगे, एक जबरदस्त चीज पढ़ने वाले हैं। लिख लिया क्या? अब देखो, लिख लिया होगा आपने। अब आ रहा है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अवयव का परिवर्त। क्या टॉपिक है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अवयव का परिवर्त। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अवयव का परिवर्त। ठीक है, क्या होता है पहले ध्यान से सुने कि यानी आपके पास कोई मैट्रिक्स है A, जैसे एग्जांपल से ही करते हैं अपन, सब कुछ एग्जांपल से करेंगे। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज का, इसका परिवर्त का अर्थ क्या हो गया कि किसी मैट्रिक्स की पंक्तियों को, ये आपकी क्या है? पंक्तियां हैं, पंक्तियों को तो स्तंभों में परिवर्तित कर दो। यानी 1 3 5 है, इसे स्तंभ बना दो और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए, तो जो मैट्रिक्स आपको प्राप्त होगी वही जो आपकी ये मैट्रिक्स थी उसका ट्रांसपोज होगा। कैसे? और इसे A द्वारा व्यक्त किया जाता है या A' भी ऊपर लगा सकते हैं। तो ये देखो मैंने क्या कहा, डेफिनेशन सुनो कि पंक्तियों को तो स्तंभों में बदल दो। अब देखो ये पंक्ति है आपकी 1 3 5, ये पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां ना। देखो ये क्या है? पंक्ति, पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये आपकी तीसरी पंक्ति। तो इनको स्तंभ में परिवर्तित कर दो। अब पंक्ति को स्तंभ में बदलोगे तो यानी 1 2, ठीक है, 3 4 5 6, तो ये जो आपका आया है वो ट्रांसपोज हो गया, परिवर्त हो गया। और कितनी कोटि का होगा? देखो ये जो आपका कोटि का था 2 क्रॉस 3 का, ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि आपने पंक्तियों और स्तंभों को परिवर्तित कर दिया। अब जो स्तंभ थे पहले, जो पहले स्तंभ थे अब वो पंक्तियां हैं, पहले जो पंक्तियां थी वो अब स्तंभ है। सिंपल सी बात है। तो ये उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया तो ये आपका ऑर्डर भी उल्टा हो जाएगा। काउंट भी कर सकते हैं, देखो पंक्तियां कितनी हैं? 1 और 2, और इसके अंदर स्तंभ कितने हैं आपके? 3। ये पहले 3 क्रॉस 2 का है रे, पंक्तियां 3 है इसके अंदर। और ये देखो उल्टा हो जाएगा ना, 2 क्रॉस 3 का। बस सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। देखो अवयव का परिवर्त, देखो एक बार ध्यान से सुन लो इस चीज को, इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं एग्जाम में, वो भी पूछ सकता है।
तो अवयव का परिवर्त क्या होगा, ए डैश आपको निकालना है। तो जो आपके पास मैट्रिक्स दिया है, जो मैट्रिक्स दिया है उसकी पंक्तियों को तो स्तंभ में परिवर्तित कर दो और स्तंभ को पंक्तियों में बदल दो, तो आपका जो प्राप्त होगा, जो आपको प्राप्त होगा वो क्या होगा, अवयव का परिवर्त। तो ये इसका परिवर्त हो जाएगा। अब देखो एक एग्जांपल और मैं करवाता हूं, फिर इसका जो वैल्यू है वो डिफाइन कर देंगे अपन। ए बराबर आपको दे दिया 3 5 1 2 और 0 5, ठीक है। अब देखो ये आपको मैट्रिक्स दिया है और इसका कहा है कि आप इसका परिवर्त निकालो। तो परिवर्त आप निकाल सकते हैं कैसे, इसका ट्रांसपोज आपको पता है, ए टी क्या होगा, जो पंक्तियां हैं, ये पंक्ति है, ये पंक्ति है, ये पंक्ति है, इन्हें स्तंभ में बदल दो, यानी ये ऐसे है इसे ऐसे कर दो सबको, तो जो आपको प्राप्त होगा वो ट्रांसपोज होगा। अब देखो इस पंक्ति को स्तंभ में बदलना है तो 3 और 5 आ जाएगा, 1 2 यानी 1 2 0 5, तो ये 2 क्रॉस 3 का आपका मैट्रिक्स हो गया। ये कितने का था, 3 क्रॉस 2 का। अब देखो यहां से, यानी अगर डेफिनेशन बात करें मैथमेटिकली तो ए आई जे एम क्रॉस एन, ए बराबर है, अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या होगा रे, यानी पंक्तियों को स्तंभ में, जहां आई है वहां अब जे हो जाएगा, जे था वहां आई हो जाएगा, और कोटि भी क्या हो जाएगी, एन क्रॉस एम। तो यानी इसकी डेफिनेशन हो जाएगी ए जे आई और एन क्रॉस एम। तो ये आपका क्या कहलाएगा, परिवर्त, या फिर इसे आप ट्रांसपोज कह सकते हैं, ट्रांसपोज कहेंगे, अवयव का परिवर्त, ठीक है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, समझ में आ गई। अब इसके गुणधर्म आते हैं, ट्रांसपोज समझ में आ गया ना, कुछ नहीं है, सिंपल सा है, दोबारा सुन लो चाहे। पंक्तियों को तो स्तंभ में बदलना है, स्तंभ को पंक्तियों में, बस इतनी सी सिंपल सी बात है, और कोई ज्यादा इसमें लंबी राम कहानी नहीं है इसके अंदर। चलो समझ में आ रहा है ना, चीजें समझ में आ रही है ना, चीजें समझ में आ रही है तो शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, परिवर्त के गुणधर्म, परिवर्त के गुणधर्म। नंबर 1 देखो ध्यान से, अगर आपके पास आपने ए मैट्रिक्स है, इसका परिवर्त लिया, ठीक है, डैश से करेंगे, इसका आपने दोबारा परिवर्त ले लिया, पहले परिवर्त लिया यानी पहले पंक्ति और स्तंभों को चेंज कर दिया, उसके बाद फिर से कर रहे हो तो वापस आपको वही जो मैट्रिक्स ली थी वो आपको प्राप्त हो जाएगी। कैसे, अभी चेक करके बताते हैं। ए बराबर मान लीजिए आपके पास है 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका आप ट्रांसपोज लें, ए डैश या ए टी, ए की बात है, यानी पंक्ति है उसे स्तंभ में बदलना है, तो पंक्ति है उसे स्तंभ में बदलोगे, 1 2 3 4। अब क्या कहता है, दोबारा लेना है ना, तो ए डबल डैश, ए डैश का डैश आप लोगे तो आपको क्या मिला, यानी जो पंक्ति थी उसे स्तंभ में, तो 1 3 और इसको वापिस स्तंभ में 2 4, तो ये क्या किसके इक्वल है, देख सकते हैं आप, ए के ही है ना, बराबर ए। तो यानी प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई, ये सत्य हो गई कि ए डैश का डबल डैश लेते हो, यानी ए डैश का दोबारा डैश ले रहे हो आप, ए डैश का दोबारा परिवर्त निकाल रहे हैं, तो आपको वापिस वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है, ए ही प्राप्त हो जाएगी। और एग्जाम्पल से भी कर लिया, लिखो एक बार इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, लिख लो एक बार इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, जल्दी लिखो इसको। उसके बाद 2-3 और बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टीज हैं इसकी, वो भी हम करने वाले हैं। देखो इसके बाद प्रॉपर्टी आती है, लिख लिया क्या इसको, आगे एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है, देखना
कि के ए यानी किसी कांस्टेंट किसी अदिश राशि से आपने मैट्रिक्स को गुणा करवाया है और उसके बाद उसका आप ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो वो क्या है, बाहर आ जाएगा के आपका और ए डैश इसके इक्वल होगा। यानी अब देखो सिंपल सी बात है, आपके पास ए बराबर 1 2 3 यही था, ठीक है। इसमें आप के की जगह या के ए ही करा दो, के ए, ठीक है। के ए आप कराओगे तो देखो प्रत्येक अवयव के साथ गुणन होगा ना, 1 के 2 के 3 के और 4 के, ठीक है। अब इसका आप ट्रांसपोज लेते हैं, देखिए इसका आप ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट मिलेगा, पंक्तियों को तो स्तंभ में के अपॉन 2 के 3 के 4 के, ठीक है, ये प्राप्त हुआ। अब क्या आप यहां से के वापस कॉमन नहीं ले सकते, वापस इसको ऐसा बना सकते हो, के यहां से बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा 1 3 2 4 और ये क्या है, ये ए का ट्रांसपोज है के ए डैश, यानी ये प्रॉपर्टी प्रूफ होगी ना, के ए का डैश आपने लिया और वापस आपको ये के ए डैश आपको बाहर मिल गया, तो ऐसी ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। लिखो इसको, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बढ़ते हैं। अब देखो नंबर 3 पर, नंबर 3 प्रॉपर्टी है कि नंबर 3 है आपके पास दो मैट्रिक्स है ए प्लस बी इस रूप में है और इसका आप ट्रांसपोज ले रहे हैं, ए प्लस बी और इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो ये किसके इक्वल होगा, ए डैश प्लस का बी डैश। और ये दोस्तों ये आपको पता है कि योग क्रम विनिमय में होता है तो बी डैश प्लस ए डैश कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। ज्यादा आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि बी का डैश लगाते हैं तो बी डैश ए डैश उसमें फर्क पड़ता है, लेकिन प्लस वाले में फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये क्रम विनिमयता नियम की पालना करता है योग, लेकिन गुणन करता है क्या, गुणा क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करता, है ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, ए बराबर अभी मैंने किया 1 2 3 4, बी बराबर आप मान लीजिए 0 1 1 0, ठीक है। अब a प्लस बी निकालते हैं, पहले a प्लस बी निकालकर उसका परिवर्त लेना है, तो a प्लस बी निकालोगे, संगत अवयव को जोड़ना है, 1 में 0 1, 2 में 1 3, 3 में 1 4 और 4 का 4। अब इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं आप, इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं तो ये आपके पास वैल्यू आई 1 3 और 4 4, ये आ गई ट्रांसपोज। कब a प्लस बी कि आप डैश ले रहे हैं योग करके तो आपको ये वैल्यू मिली है। क्या अलग अलग ट्रांसपोज लेकर आपको ये वैल्यू मिल सकती है, यानी आप पहले ए का ट्रांसपोज निकालें, ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, देखिए अभी ये तो आपको आ गई, अब ए का ट्रांसपोज निकालते हैं अपन, यहां निकाल लेता हूं ए डैश, क्या आएगा पंक्तियों को स्तंभों में तो 1 2 3 4, ठीक है। और ऐसा ही इसके साथ बी डैश निकालो, बी डैश निकालोगे तो 0 1 और 1 0, यानी इसको पंक्तियों में और इसको भी स्तंभ में बदल देना है 1 0। अब दोनों को जोड़ दो, ए डैश प्लस बी डैश बराबर आपको क्या मिलेगा, देखो जोड़ोगे 1 1 आ गया, 3 और 1 4, 2 और 1 3 और 4 में 0 4, तो क्या आपको ये रिजल्ट वापिस ऐसा कैसा मिल गया, तो यानी ये प्रॉपर्टी होगी आपकी कि a प्लस बी का आप डैश, अरे ये क्वेश्चंस में भी आता है और ये आपके डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी पूछी हुई है, तो इसको आप जो छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं ये ऐसा मत लें कि हमें आता है प्लस करके देख लेंगे, इसको ध्यान से सुनते रहें, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। a प्लस बी की आप डैश लगाओगे, होल डैश लगाओगे योग करके, वो अलग अलग यानी a डैश अलग अलग निकालो, बी डैश अलग निकालो, फिर जोड़ दो, रिजल्ट दोनों का एक जैसा आएगा। लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया क्या, अब देखो नंबर 4 पर आती हैं, नंबर 4 है प्रॉपर्टी कि ए बी का आप परिवर्त ले रहे हैं तो वो इक्वल होगा बी डैश ए डैश, ये आपको पता है, ये चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं, यानी ए बी का आप लेंगे तो ये बी डैश ए डैश के इक्वल होगा, यानी कोई आप गुणा पहले ए और बी लिया उसका गुणा करवाया उसके बाद आपने परिवर्त लिया तो वो बराबर होगा अलग अलग बी का परिवर्त लिया और ए का परिवर्त लिया उसके गुणन के। देखो यहां पर ऐसा नहीं हो सकता, ध्यान रखें ये ऐसा नहीं हो सकता, ए डैश बी डैश बराबर नहीं होंगे क्योंकि ये क्रम विनिमय नहीं है, तो ये बात ध्यान रखनी है, बी डैश ए डैश है तो बी डैश ए डैश ही है,
अगर आपको क्वेश्चन मिलता है उसके अंदर ऑप्शन मिलता है ए डैश बी डैश, तो वो क्लिक नहीं करना है, कौन सा करोगे, बी डैश ए डैश वाला ही क्लिक करना है। देखो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से और समझा देता हूं। ए बराबर मान लीजिए आपके पास है 1 -1 0 1, ठीक है। बी बराबर है आपके पास 1 0 2 0, ठीक है, ये आपके पास है। अब कर सकते हैं आप, देखो सबसे पहले आप ए बी निकालो, उसके बाद इसका आपको डैश लेना है, परिवर्त करना है। तो देखो यहाँ पर पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति पहला कॉलम करेंगे तो एक का एक के साथ -2, एक में से -2, तो यानी कितना बचेगा आपके पास माइनस का 1। पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, देखो कुछ करना ही नहीं है, 0 ऑटोमेटिक आ जाएगा। दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो दूसरी पंक्ति पहला कॉलम 0 का एक के साथ करेंगे 0, 2 का एक के साथ करेंगे तो 2, और इसका भी नहीं करने की जरूरत क्योंकि दोनों ही 0 हैं। अब देखो ए बी बराबर आपको प्राप्त हुआ है ये, अब निकालना है इसका परिवर्त, ए बी डैश निकालोगे तो देखो क्या आएगा, पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित कर दो, जो पंक्ति है उसको स्तंभ में, तो -1 0, और ये भी पंक्ति है 2 0, तो ये आया है आपका ए बी डैश। अब अलग अलग निकालते हैं, देखो यहां पर ए डैश पहले निकालता हूं मैं। ए डैश क्या आएगा, 1 पंक्ति है उसे स्तंभ में, -1 0 1, ठीक है। और बी डैश क्या आएगा, बी डैश देखो यहां पर लिखता हूं मैं 1 0 2 0, ठीक है। अब इन दोनों का मैंने क्या कहा, बी डैश इंटू में ए डैश आपको करना है, बी डैश इंटू ए डैश, तो निकालेंगे बी डैश ए डैश। तो बी डैश क्या है आपके पास 1 2 0 0, और आगे ए डैश क्या है 1 0 माइनस का 1 1, ठीक है। अब देखो अब कर सकते हैं आप, पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो रिजल्ट आएगा देखो 1 और -2, यानी बराबर आया -1 के। इसके अंदर करोगे तो देखो यहां पर आएगा आपके पास, ये 0 हो गया, ये आ गया 2, और नीचे वाली 0 है तो किसी के साथ कराओ चाहे, ये 0 ही आएंगे दोनों। तो ये देखो क्या ये दोनों बराबर हैं, ये देखो ऊपर वाले दोनों रिजल्ट, तो यानी ये प्रॉपर्टी आपकी सत्य साबित हो गई कि ए बी डैश होल निकालते हैं तो वो बी डैश ए डैश के इक्वल होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं, लिख लो इसको, फिर एक और छोटी सी प्रॉपर्टी है उसको भी हम करते हैं। लिख लिया क्या, आगे एक छोटी सी प्रॉपर्टी और है उसको भी लिख लेते हैं साथ साथ, चलो। लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, यानी नंबर 5 पर है कि आप ए बी सी डी, आपके पास 4 मैट्रिक्स गुणा में है और चारों का गुणा करके आप परिवर्त निकाल रहे हैं, तो ये 2 वाली प्रॉपर्टी ही लगेगी। जैसे आपने ए बी का डैश निकाला, बी डैश ए डैश आया ना, वैसे ही ये आएगा, तो यानी क्या रिजल्ट बन जाएगा, डी डैश सी डैश बी डैश ए डैश, बस ये आपकी प्रॉपर्टी है। तो ये आपकी दोस्तों प्रॉपर्टी खत्म हो गई, जो आपका परिवर्त था। अब देखो ट्रांसपोज क्या था, दोबारा थोड़ा सा सुन लो। जो ट्रांसपोज था उसमें कुछ नहीं, सिंपल सी थी, जो पंक्तियां थी उन्हें स्तंभ में बदलना था, स्तंभ थे उन्हें पंक्तियों में परिवर्तित करना था, तो आपका ट्रांसपोज आपको मिल गया। अब इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, सममित मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार चल रहे हैं, सममित मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सममित आव्यूह। यानी सममित मैट्रिक्स क्या होगा कि आप निकाल रहे हैं कोई मैट्रिक्स, आपके पास ए बराबर ए ट्रांसपोज उसका ले रहे हैं टी, या उसे डैश के द्वारा से व्यक्त कर सकते हैं। आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वापस आपको वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, ट्रांसपोज लेने के बाद भी अगर वापस आपको वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, तो ऐसा जो मैट्रिक्स होगा वो सममित मैट्रिक्स होगा। जैसे आपके लिए एग्जांपल लिखता हूं मैं, आपके लिए एग्जांपल है ए बराबर 1 2 3
2 4 5 और 3 5 6। ठीक है, तो ये इसका आप ट्रांसपोज लीजिए, ए टी निकालिए या ए डैश निकालिए, एक ही बात है। यानी पंक्ति है उनको स्तंभ में बदलना है, तो पंक्ति है उनको स्तंभ में परिवर्तित करो। यानी 1 2 3 ये स्तंभ में बदल रहा हूं, 2 4 5 और 3 5 6, 3 5 6। तो देखिए क्या यही है 1 2 3, 2 4 5 3 5 6। तो ये वापिस आपको वही मैट्रिक्स प्राप्त हो गई, यानी वापिस आपको ए ही प्राप्त हो गया। वापिस रिजल्ट अगर आपको ए ही प्राप्त हो जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को आप क्या कहते हैं, सममित मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहोगे। तो लिख सकते हैं यहां पर इसे सममित मैट्रिक्स। ये हुआ, और भी इसके कर सकते हैं, ये तो होगी सममित। लेकिन अब एक और है विषम सममित मैट्रिक्स। एक चीज आपको और यहां पर ध्यान में रखनी होगी कि देखिए यहां पर अगर आप इस विकिरण को छोड़ दें, इस वाले को विकिरण निकाल दें, तो बाकी इधर बचे एलिमेंट, ध्यान से देखो, ये वाले एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट समान होंगे। देखो यहां 2 3 2 3 5, ये रहा 5, तो ये विकिरण वाले ऊपर वाले और नीचे वाले समान होंगे, तभी ये आपकी मैट्रिक्स हो सकती है, तभी आपकी ये सममित मैट्रिक्स हो सकती है। यानी विकिरण वाले अवयवों के ऊपर वाले, और ये खास बात ध्यान रखनी है इसकी, ये ऊपर वाले, ये देखिए ये, और ये नीचे वाले, ये क्या होंगे, समान होंगे। ध्यान से सुन लो इस बात को कि जो आपके पास सममित मैट्रिक्स है उसके अंदर कंडीशन होगी, ये तभी होगा ना, उससे पहले तो हो ही नहीं सकता। सममित मैट्रिक्स के अंदर विकिरण वाले एलिमेंटों के ऊपर वाले और नीचे वाले समान होंगे। ये एक जबरदस्त आपको लाइन बताई है, एक जबरदस्त प्रॉपर्टी आपको मैंने बताई है। तो ये आपको याद रखनी है कि ए टी आपने ये निकाल लिया और वापस आपको वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, ट्रांसपोज लें, और ट्रांसपोज लेने के बाद वापस अगर आपको वही मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है तो आप उसे सममित मैट्रिक्स कहोगे। ठीक है, इसके बाद आती है विषम सममित। लिख लो एक बार, इसको लिखना चाहता है वो, बाकी नोट्स तो हैं ही। उसके बाद आती है विषम सममित मैट्रिक्स। विषम सममित मैट्रिक्स विषम सममित मैट्रिक्स या इसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए आपके पास ए है, ठीक है, मैट्रिक्स है कोई, और आपने उसका ट्रांसपोज लिया, बराबर आ गया तो वो तो थी सममित, लेकिन माइनस ए आ जाए। कैसे माइनस ए आ जाए, यानी माइनस से गुणा हो जाए, जो एलिमेंट थे, जो एलिमेंट प्लस के थे वो माइनस के हो जाए, माइनस के थे वो प्लस के हो जाए, तो ऐसी जो मैट्रिक्स है वो आपकी विषम सममित कहलाएगी। ये प्रॉपर्टी बस आपको ध्यान रखनी है कि ए टी बराबर माइनस ए, यानी जो आपने मैट्रिक्स ली उसको अगर बराबर तो आ गई तो वो क्या थी, सममित हो गई। अगर माइनस ए आ जाता है उसके अंदर तो वो आपकी विषम सममित मैट्रिक्स कहलाएगी। एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल है इसका 0EF, ठीक है, 0EF और माइनस का E0G और माइनस F माइनस G0। ठीक है, अब इसका आप ट्रांसपोज लेते हैं, ये ए बराबर है, ठीक है, ए टी आप निकालोगे, तो ए टी आप निकालोगे, ध्यान देना पंक्ति है उसको स्तंभ में, तो 0EF आ गया, माइनस का E0G आ गया, माइनस का F माइनस का G0 आ गया। अब देखो जो ए था आपके पास और ये इसमें चेक करो, जहां प्लस था, अब देखो ये एलिमेंट क्या थे आपके, प्लस के थे, यहां माइनस आ गया, ये देखो ये प्लस का था यहां माइनस आ गया, ये माइनस का तो यहां प्लस हो गया, और एफ था यहां, देखो माइनस का एफ था यहां प्लस का एफ हो गया, माइनस का जी था तो यहां प्लस का जी हो गया। यानी क्या होगी प्रॉपर्टी कि ए टी आप ट्रांसपोज ले रहे हैं माइनस ए के ही इक्वल आए,
तो वो ऐसी आपकी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, विषम सममित कहलाएगी। एक खास बात यहां पर इस एग्जांपल से आपने देखी होगी, तो जो विषम सममित मैट्रिक्स है उसके विकिरण अवयव, देखो ध्यान से, ये क्या है, इसके विकिरण अवयव हैं। ध्यान से देखो, जो विषम सममित मैट्रिक्स है उसके विकिरण क्या होंगे, सदैव 0 होंगे, तभी ये हो पाएगा, तभी ऐसा हो पाएगा। तो विषम सममित मैट्रिक्स में मुख्य विकिरण के अवयव शून्य होते हैं। लिख सकते हैं विषम सममित मैट्रिक्स में मैट्रिक्स के मुख्य विकिरण के अवयव शून्य होते हैं। तो ये आपकी यहां पर क्या होगी, विषम सममित की डेफिनेशन होगी। एक क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आपको, या फिर एक मैट्रिक्स और करवाता हूं मैं, रुको आप। एक प्रकार और है लंबिक मैट्रिक्स या समकोण मैट्रिक्स, ये और रहती है, ये और कर लो, क्वेश्चन बाद में करेंगे। लंबिक मैट्रिक्स या समकोण मैट्रिक्स, ठीक है। आपने देखिए सीधा डायरेक्ट डेफिनेशन याद रखनी है और इससे कुछ भी नहीं आता। तो आपने जो पढ़ा है अभी देखो, ए आपने पढ़ा कि कोई मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज आपने निकाल लिया। ट्रांसपोज कैसे निकला, पंक्ति और स्तंभों को आपस में परिवर्तित कर दिया आपने, तो आपका ट्रांसपोज आपके सामने आ गया। अब ए निकाला और ए टी निकाला, आप दोनों का गुणन कर रहे हैं, ए और ए टी का। अगर आपको तत्समक मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, दोनों का आप गुणन करें और आपको तत्समक मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, ये ऐसी मैट्रिक्स, यानी ट्रांसपोज लिया और उसका ट्रांसपोज और उस मैट्रिक्स का गुणन आपने करवाया, तो आपको आई प्राप्त हो गया, यानी आइडेंटिकल, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तत्समक अवयव है, वो अगर आपको प्राप्त हो जाए तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, तो ऐसी मैट्रिक्स लंबिक मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं। लंबिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, परिवर्त निकाल लिया और परिवर्त को और जो उसका मैट्रिक्स था, वो जो मैट्रिक्स था उसका गुणनफल करेंगे, वो अगर आपका आई के बराबर आ जाए तो ऐसा मैट्रिक्स लंबिक मैट्रिक्स कहलाएगा। चलो एक क्वेश्चन आया है, सेकंड ग्रेड के अंदर आया हुआ है, ये क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, फिर इस क्लास को विश्राम देंगे। क्वेश्चन है एक, सेकंड ग्रेड के अंदर आया हुआ है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन था कि ए बराबर आपको दे दिया कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा और साइन अल्फा कोस अल्फा, और आगे पूछा है तो ए प्लस ए डैश, यानी मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का परिवर्त आप जोड़ रहे हैं तो आपको आई प्राप्त हो, तो आपको बताना है कि जो अल्फा है तो अल्फा का मान क्या होगा, मान क्या होगा। आपके ऑप्शन दिए हैं, नंबर 1 π/6, दूसरा है π/3, तीसरा है पाई और चौथा है 3π/2। ठीक है, ये आपको दिया है क्वेश्चन। अब इसका ऑप्शन टाइप करो फटाफट, फिर इसका मैं सॉल्यूशन बताता हूं। सॉल्यूशन करते हैं अपन इसका, फिर इसका आंसर टाइप कर दो। ये आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों सेकंड ग्रेड के अंदर, तो ये आपको आना भी चाहिए। ठीक है, अब करते हैं अपन, सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा खास ही नहीं है। ए और ए डैश को ऐड करना है, तो देखो ए, इसका पहले ए डैश निकालो, क्या होगा, ए परिवर्त कह सकते हैं। तो जो पंक्ति है उसी स्तंभ में, तो कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, साइन अल्फा और कोस अल्फा। ठीक है, ये आ गया ना। अब ए डैश आ गया, अब ए प्लस ए डैश करना है, ए प्लस का ए डैश,
तो देखो जोड़ेंगे कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा और कोस अल्फा प्लस इसका परिवर्त क्या है, कोस अल्फा साइन अल्फा और माइनस का साइन अल्फा, एक मिनट, माइनस का साइन अल्फा, देखो पंक्ति जो ये है ना एडेस, और कोस अल्फा। ठीक है, अब देखो जोड़ दिया ना, बराबर किसके था, देखो दे रखा है अगले ने, किसके, इसी कोटि के 1001। तो यहां से अब हम तुलना करेंगे इसकी, तो देखो यहां से कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो कितनी होगी, 2 कोस अल्फा, और माइनस का साइन अल्फा 0 हो गया, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा ये भी 0 हो गया, कोस अल्फा ये हो गया 2 कोस अल्फा, बराबर क्या है 1001। अब आप तुलना करा सकते हैं, तुलना करा दीजिए, 2 कोस अल्फा की तुलना कराएंगे तो किसके इक्वल होगा, 1 के, तो 2 कोस अल्फा, यहां देखो 2 कोस अल्फा बराबर आपका आ गया 1, तो यहां से कोस अल्फा बराबर क्या आएगा रे, कोस अल्फा बराबर 1/2, कोस अल्फा बराबर क्या आ गया 1/2। ठीक है, अब यहां से अल्फा की वैल्यू आपको ज्ञात क्या करना है, अल्फा, तो अल्फा आ जाएगा कोस इनवर्स 1/2। यहां से देखो अब 1/2 किसकी वैल्यू होगी, अगर आपने चीजें पढ़ी हैं थोड़ी बहुत तो आपको ये पता होगी कि कोस इनवर्स ये वैल्यू किसकी होती है, कोस किसकी, कितने की, 60 डिग्री की, वेरी गुड, कोस इनवर्स कोस π/3, कोस से कोस कैंसिल हो गया, तो जो अल्फा की वैल्यू है वो आपके पास आ गई π/3। कौन सा ऑप्शन है ऐसा, कहां दिख रहा है, ये रहा, ये आपका आंसर था। ऐसे क्वेश्चन इजी क्वेश्चन आते हैं, यानी जो आप 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सोल्व कर दें, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कुछ लेंथी भी आते हैं ना, तभी तो पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं होता किसी से। तो जो लेंथी क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा उनसे बचने का प्रयास कीजिएगा, पहले जो पहला प्रयास रहे उसके अंदर जो सिंपल क्वेश्चन फटाफट हो, कोई नहीं हो रहा है तो उसे छोड़ दो, बेवजह का टाइम वेस्ट मत करो, उससे अच्छा तो आप कोई 2 सरल क्वेश्चन है वो आप 2 ज़्यादा कर सकते हैं, तो जो आपको लगे कि 1-2 मिनट से ज़्यादा हो गया तो उसे वहीं छोड़ दो, नहीं होगा आपसे फिर वो नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ोगे तभी सारे क्वेश्चन हो पाएंगे, है ना। सारे क्वेश्चन तो होते ही नहीं है, तो सारे तो चाहे मत करना, अगर आप 100 के करीब अटैम्प्ट हो गए तो बहुत अच्छी पोजीशन में है। तो ठीक है दोस्तों, आज इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी, विषम सममित और जो सममित है उसके गुणधर्म, वो इंपॉर्टेंट क्लास है भाई, उसमें से क्वेश्चन बनते हैं और बनेंगे भी, आगे भी बनते रहेंगे, तो वो क्लास मिस मत कीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही, अगर ये अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। इसके नोट्स आपको हमेशा की तरह टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, जाकर अभी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।